उत्तर प्रदेश की तरक्की के सफर को मिली नई उड़ान। वजीर आजम ने गौतम बुद्ध नगर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रखा संग बुनियाद। कहा कि 21वीं सदी का भारत एक से बढ़कर एक जदीद बुनियादी ढांचे की कर रहा है तामीर। वजीर आजम ने कहा कि बुनियादी ढांचा हमारे लिए सियासत नहीं बल्कि कौमी पॉलिसी का है हिस्सा। सदर जमहूरिया ने कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब से किया खिताब। कहा कि भारतीय जबानों से जुड़ने से तकनीकी तालीम को मिलेगा बड़ा फायदा। भारत ने टेक्नोलॉजी के शोबे में बनाई है अपनी साख। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। भारत की बहरी सलाहियत में एक और बाब का इजाफा। बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने INS बेला को बहरिया के बेड़े में किया शामिल। मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है बेला आबदूस। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने गोवा में पार्टी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा कि मोदी जी की क़यादत में गोवा में तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने का काम जारी। नड्डा ने पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा। त्रिपुरा बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत। हर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जाएं और आजादाना व मुंसिफाना पोलिंग को बनाया जाए यकीनी। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट सीरीज का पहला मैच कानपुर में शुरू। भारत ने 4 विकेट पर 200 से ज्यादा रन बनाए। टीम में 3 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर शामिल। श्रेयस अय्यर का टेस्ट डेब्यू। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा। ये भारत का पहला नेट सिफर इखराज वाला हवाई अड्डा होगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन जाएगा जिसके पास 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे होंगे। ये हवाबाजी के शोबे को मजीद मजबूत बनाने और इसे मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए तैयार करने की जानिब एक अहम कदम है। पहली बार भारत में एक हवाई अड्डे का तस्वुर किया गया है जहां एक मरबूत मल्टी मॉडल कार्गो मरकज़ बन सके जिसकी तवज्जो लॉजिस्टिक लागत और वक्त को कम करने पर है। कार्गो टर्मिनल की गुंजाइश 20 लाख मीट्रिक टन होगी जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के नुक्ता नज़र से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नोएडा हवाई अड्डा शुमाली भारत के लिए लॉजिस्टिक गेटवे भी बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले तैयारों की मरम्मत का काम बैरून मुबालिक में होता था जिस पर लाखों रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब यह हवाई अड्डा MARO यानी कि तैयारों की देखरेख का मरकज बनेगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी
और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में साबका हुकूमत ने उस वक्त की मरकजी हुकूमत को खत लिखकर कहा था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, लेकिन आज डबल इंजन वाली हुकूमत की ताकत से हम इसी एयरपोर्ट के संगे बुनियाद के गवाह बन गए हैं। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर थी कि अगर एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनना है तो इसे उत्तर प्रदेश के जेवर में बनाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि यहां आने वाले दिनों में 34,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी होगी। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के तहत आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश एक सनती रियासत में तब्दील हो जाएगा और यहां लामहदूद रोजगार के मौके पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे की तरक्की को फरोग देने के लिए कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेवर में नए हवाई अड्डे की तामीर के बाद रियासत में जामे तरक्की को फरोग मिलेगा। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात में शिरकत की और आवाम से खिताब किया। इस मौके पर सदर ने एक कॉफ़ी टेबल बुक, यूनिवर्सिटी की तारीख बयान करने वाली एक किताब, एक डाक टिकट, एक खुसूसी सरवरक और HBTU की 100 साला तकरीबात पर एक सिक्के की तस्वीर का इजरा किया। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को
भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। आईएनएस वेला मुल्क की समुद्री ताकत को मजबूत बनाने के लिए आज भारतीय बहरिया में शामिल हो गया है। स्कॉर्पियन डिजाइन क्लेवरी जुमरे की ये चौथी आबदोज है जिसे बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में बहरिया में शामिल किया गया। इस आबदोज को हर किस्म की जंग, एंटी सबमरीन वारफेयर और इंटेलिजेंस के कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेला आबदोज को मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। जदीद खुसूसियात की वजह से ये हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बना सकता है। आईएनएस वेला, क्लेवरी, कंधेरी और करंज के बाद इस जुमरे की चौथी आबदोज है। इससे स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल समंदरी रास्तों को हिफाजत के लिए मुल्क की सलाहियत में इजाफा होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि आईएनएस वेला में आबदोज ऑपरेशंस के पूरे स्पेक्ट्रम को अंजाम देने की सलाहियत है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल में ये आबदोज बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारतीय बहरिया की सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। In its new incarnation, Vela is a potent platform with an ability to undertake the entire spectrum of submarine operations. And given today's dynamic and complex security situation, Vela's capabilities and firepower will play a crucial role in enhancing the Navy's ability to protect, promote and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region, while acting as a clear deterrent to our adversaries. बहरिया के सरबरा ने कहा कि P-75 प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अक्कासी करता है और आज इस मुस्तकिल शराकतदारी ने निफ्स रास्ता तय कर लिया है। The P-75 project represents the growing strategic congruence between the two nations, and today's commissioning marks another high point in this enduring partnership. So as we cross the halfway mark in Project 75, I would also like to touch upon the envisaged way ahead for indigenous submarine construction. While the Project 75 has been an important step in enhancing the Navy's capability, we are simultaneously progressing the Project 75 India. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इजलास और AGM में भारत @75 शुमाल मशरक़ी भारत को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर एक इजलास से खिताब किया। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि 2014 से मरकजी हुकूमत शुमाल मशरिक़ की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। अमित शाह ने कहा कि 2024 तक शुमाल मशरिक़ की तमाम राजधानियों को हवाई अड्डे से जोड़ दिया जाएगा और 8 में से 7 रियासतों को रेल से मुंसलिक कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा 7 साल के अंदर आमूल चूर परिवर्तन, बड़ी बड़ी योजनाएं आज पूर्वोत्तर की मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में हम फिर से जनादेश लेने जाएंगे। पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई होगी। पहले 2 ही थी, सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। पूर्वोत्तर के 8 में से 7 स्टेट रेल से जुड़े हुए और ढेर सारे नेशनल हाईवे बनाने का काम किया है। लगभग नेशनल हाईवे की 32 सड़कों का निर्माण 12,000 करोड़ से किया है। लगभग अरुणाचल के अंदर और 1200 करोड़ रुपया लिया है, लगाया है। पूर्वोत्तर के चहुमुखी विकास को करने के लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, मगर कुछ आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने गोवा की राजधानी पणजी में पार्टी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी मोदी जी की क़यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी कोशिश मंत्र लेकर गोवा को आगे ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर गोवा को आगे बढ़ाने में काम करें, इसलिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग एक
अच्छी शक्ति के रूप में समाज में सबके प्रति मंगलमय की कामना लेकर के पूरी ताकत के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके आगे चल करके, चाहे फिर वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो आगे के चुनाव हो, सभी चुनाव में कमल खिलाएंगे और कमल के साथ साथ समाज के लिए काम करने वाली शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज महाराष्ट्र के नहवा शिवा के एक रोजा दौरे पर हैं। वजीर खजाना ने समुद्री किनारे समेत बंदरगाह के टर्मिनल के लेआउट और इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे किया। उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों के बारे में भी वाकिफ कराया गया, जिनका मकसद बंदरगाही इलाकों में ट्रैफिक को हमवार करना और इसके अंदर मजीद खिदमात फराहम करके तिजारत को आसान बनाना है। वजीर खजाना ने तिजारत को आसान बनाने के लिए नहवा शिवा कस्टम्स की तरफ से मुकर्ररा कस्टम की तरीक़ेकार का जायजा लिया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के तहत ये बंदरगाह भारत में कुल कंटेनर्स कार्गो का तकरीबन 30% तक संभालती है। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कानून के तलबा के कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुल्क में आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हमें अपने अफसरान के साथ साथ फराइज पर भी तवज्जो देनी होगी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के तहत मुल्क में तमाम कानून साजी के कामों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें जारी हैं और जिसमें पार्लियामेंट भी पेपरलेस वर्क सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे कबल 2018 तक 60% काम ऑनलाइन की शक्ल में होता था, जो कि आज 95% काम ऑनलाइन हो रहा है। इसके अलावा पार्लियामेंट लाइब्रेरी का 98% काम डिजिटल शक्ल में हो चुका है। आने वाले समय के अंदर सारे विधान मंडल एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। हर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा की जो भी कार्रवाइयां हैं वह कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और इसीलिए वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के आधार पर सारी कानूनी प्रक्रियाएं, वहां की नियम प्रक्रियाएं, वहां की अच्छी डिबेट चर्चाएं, वहां की अच्छी परंपराएं परिपाटियां, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए अच्छे इनोवेशन, सब हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग के सिलसिले में कई मकामात पर छापेमारी की है। NIA कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिले में 4 मकामात पर छापेमारी कर रही है। पुलिस और CRPF इस काम में NIA की मदद कर रहे हैं। इससे कबल पीर को इंसानी हुकूक के कारकुन और J&K कॉलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर खुर्रम परवेज को इसी मामले में सोनावर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। NIA उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। एजेंसी वादी समेत मुल्क के कई हिस्सों में तशद्दुद फैलाने के लिए दहशतगर्द तंजीमों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, TRF की साजिशों के हिस्से के तौर पर टारगेट किलिंग के वाक़यात के बाद केस दर्ज करने के बाद छापेमारी कर रही है। इस दौरान शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दिल्ली मेट्रो के लिए आज का दिन यादगार था। शहरी तरक्की के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली पिंक लाइन मेट्रो पर मोबाइल लेस मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो दुनिया की बेहतरीन मेट्रो है। मुझे कई वर्ल्ड कैपिटल्स में सेवा करने का मौका मिला। आई हैव सर्व्ड इन लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बट आई कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस that DMRC, Delhi Metro, can compare with the best. I have seen the metro systems everywhere, and I think both in terms of maintenance, efficiency, engineering levels, DMRC is a pride not only of the country, but it is today truly a world-class automated system. और दिल्ली में आलूदगी की सतह बहुत ज्यादा और हवा जहरीली है।
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में आज सुबह AQI 330 दर्ज किया गया, जो बहुत ख़राब के ज़ुमरे में आता है। अगले 2 दिनों तक आलूदगी की सतह मज़ीद बढ़ेगी और हालांकि ये बेहद ख़राब की सतह पर रहेगी। हफ्ते से हवा की रफ्तार में कुछ बेहतरी आएगी, जिससे आलूदगी में कमी आएगी। NCR में भी आज सुबह आलूदगी की सतह बेहद ख़राब थी। गुरुग्राम में AQI 276 और नोएडा में 349 दर्ज किया गया। त्रिपुरा में आज बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं। डाले गए और राजधानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर म्यूनिसिपल इदारों की 200 से ज़्यादा नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। इस माह की शुरुआत में हुक्मरां बीजेपी ने AMC समेत त्रिपुरा के 20 शहरी बल्दियाती इदारों की कुल 334 नशिस्तों में से 112 पर बिला मुकाबला कामयाबी हासिल की थी। और कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक वैक्सीन की 119 करोड़ 38 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज 90 लाख 27 हजार से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 9,119 नए मामले दर्ज हुए हैं। दूसरी जानिब 10,274 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.33% हो गई है। एक्टिव मामलात की कुल तादाद 1,09,940 पर आ गई है, जो 549 दिनों से कम थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के शक्ति मिल्स गैंग रेप केस में अपना हतमी फैसला सुना दिया है। अदालत ने खातून फोटोग्राफर के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी के 5 में से 3 मुल्जिमान की सजाए मौत को कल अदम करार देते हुए इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। काबिल जिक्र है कि मुंबई हाई कोर्ट ने सजाए मौत की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र हुकूमत की अर्जी पर समाअत करते हुए ये फैसला दिया है। साल 2013 में किए गए इस वहशियाना जुर्म में मुंबई की सेशन कोर्ट ने 2014 में मुल्जिम को मौत की सजा सुनाई थी। तीनों मुल्जिमान के नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी हैं। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस SS जाधव और जस्टिस पृथ्वी राज चौहान ने रियासती हुकूमत की अर्जी पर अपना हतमी फैसला सुनाया। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया के नौजवान सितारों के पास खुद को साबित करने का मौका है। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ भले ही टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड बेहतर हो, लेकिन इन दिनों टीम के दरमियान जो पिछले 3 टेस्ट हुए हैं उनमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी है। आगे बढ़ते हैं, जहां मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह, जो तकरीबन 6 माह से लापता थे, आज जबरी वसूली के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को परमबीर सिंह को मुबैना तौर पर जबरी वसूली के मुकदमे में गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 मामला दर्ज हैं। परमबीर सिंह समेत 6 अफराद जबरन वसूली केस में नामजद मुल्जिम हैं। इसमें सचिन वाजे भी शामिल हैं। इस मामले में सचिन वाजे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें फिलहाल अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इसी मामले में किला कोर्ट ने परमबीर सिंह को मफरूर करार दिया था। बुध को काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 माह यानी कि मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कानून के दायरे-कार में आने वाले तमाम मुस्तफ़िदीन को मार्च तक हर माह 5 किलोग्राम ग़िज़ाई अनाज मुफ्त मिलता रहेगा। मुल्क भर में 80 करोड़ लोगों को अब मार्च 2022 तक हर माह इजाफी मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। अहले वतन ने मोदी हुकूमत के इस फैसले की सताइश की है।
धन्यवाद कहते चाहते हैं कि उन्होंने हम लोग के बहुत गरीबी आई था, माने मोदी ने जी हम लोग के राशन पानी देते गए, हम लोग खाते गए, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। तो और बढ़ा दिया है तो और हम लोग गरीब बंदे और लोग हम लोग के बहुत सुविधा कर दिए, उनको लिए भी धन्यवाद। इस वजह से अनेक गरीबों को उसका फ़ायदा होगा। जो लोगों के धंधे और नौकरी ठप्प है, इस योजना के वजह से उन लोगों के घर में खाना बनेगा और वह भरपेट खाना खा सकते हैं। 6 महीना तक फ्री दिया करना खाने के लिए गरीब बंदा के। आपने बहुत सोचा मेरे लिए, अब 4 महीना और आगे बढ़ा दिया, तो आपको मेरे तरफ से धन्यवाद है जो गरीब के आपने सोचा। मैं उनका यही धन्यवाद करूंगी कि वो गरीब जनता को जो भी सहूलत चाहिए सबको दे, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसके पास कोई चीज़ की जिसको ज़रूरत है ना, वो सब चीज़ उसको मिलनी चाहिए। राशन पानी मिलते रह गए, खाते रह गए, समस्या एकदम मोदी जी हल कर दिए। फिर से अब मिलने वाले हैं, राशन अभी मिलते हैं फ्री, तो हम लोग का समस्या तो हल कर दिया उन्होंने। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।